सेट के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। पहले आपको सिविक्स एक्सरसाइज अध्याय 1 और 2 के संबंध में आपको बताया गया है। हमें संविधान किसे कहते हैं या भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है और धर्मनिरपेक्षता चैप्टर 1 और 2 में आपको बताया गया है। अब पुनः सिविक्स एक्सरसाइज 3 जिसका शीर्षक है, टॉपिक है, हमें संसद क्यों चाहिए। हमें संसद क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि संसद किसे कहते हैं। सबसे पहले यह जानेंगे कि संसद किसे कहते हैं और संसद लोकतांत्रिक देश में ही होता है, गैर लोकतांत्रिक देश में संसद नहीं होता है। तो लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिस स्थान पर, जगह पर बैठते हैं, जनता के समस्याओं के निराकरण के संबंध में नियम कानून बनाते हैं, इसको हम संसद कहते हैं। यह जनप्रतिनिधि सभा होता है। यह जनप्रतिनिधि सभा होता है। भारत में 1947 के पूर्व संसद भवन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था। औपनिवेशिक शासक या शासन व्यवस्था मनमानी तरीके से नियम कानून बनाता था और जनता के इच्छा के विरुद्ध रहने पर भी बलपूर्वक लागू किया जाता था और लोगों को मानना पड़ता था। अगर उसके विरुद्ध कोई आवाज़ भी उठाता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था, अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व यानी भारत के जितने भी वयस्क नागरिक हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। और ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि कोई भी देश का नागरिक अपने आप में हीनता का अनुभव न करे, यह न समझे कि मैं भी अभी भी गुलाम हूँ, मैं किसी के अधीन में हूँ, जबकि ब्रिटिश शासक में यहाँ के नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। अब उसके बाद जो संसद भवन का निर्माण हुआ तो पूरा भारतवर्ष एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर बांट दिया गया। पूरा भारत एक निर्वाचन क्षेत्र में पूरा भारत बांट दिया गया। इस निर्वाचन क्षेत्र को अभी वर्तमान में 543 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी पूरे संपूर्ण भारत से जनता के द्वारा चुने हुए 543 लोकसभा के सदस्य चुन करके जनता के द्वारा जाते हैं और ये सभी लोग एक निश्चित जगह
जिसको हम लोग संसद भवन कहते हैं या संसद नाम दिया गया है, इस संसद में वे लोग बैठते हैं और जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो साथ साथ यह भी हम समझेंगे कि लोकसभा यानी संसद के 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 543 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और संसद के 2 सदस्य होते हैं जो निर्वाचित नहीं होते हैं, वे मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि भारत में लोकसभा के सदस्यों का संख्या कितना है, तो हम लोग कहते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्यों का संख्या 545 है, लेकिन 543 सदस्य जो हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के द्वारा यानी जनता के द्वारा चुन करके और जाते हैं और ये संसद भवन में बैठते हैं और जनता के सुख सुविधा, जनता की समस्याओं को वहाँ पर आपस में बैठ करके और रखते हैं और उसका निराकरण करने का उपाय भी निकालते हैं। जन कल्याणकारी नियम कानून बनाते हैं। अगर कोई पहले से नियम कानून ऐसा बना हुआ है जो जनता के हित में नहीं है, उस नियम कानून को इसी संसद भवन में बैठ करके और लोग निराकरण करने का उपाय जनता के प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए वहाँ से जो भी डिसीजन होता है, जो भी संसद भवन से निर्णय लिया जाता है, उस पूरे देश के जनता जो है साथ खुशी पूर्वक उसे स्वीकार करते हैं। उसे यह मानते हैं, देश के नागरिक यह मानते हैं कि जो भी नियम कानून बनाया गया है वो हमारे हित में नियम कानून बनाया गया है। किसी राजा महाराजा या किसी शासक के द्वारा जबरन हमारे ऊपर यह कानून नहीं थोपा गया है। इसलिए देश की जनता इसे खुशी पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो इसके कारण हमें संसद की आवश्यकता है। अगर ये संसद नहीं रहेंगे तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं जा पाएंगे। जब 15 अगस्त 1947 के पूर्व जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश का शासन था, तो 1885 में भी भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाया था कि एक जनप्रतिनिधि विधायिका होना चाहिए। भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने यह आवाज उठाया था कि एक जनप्रतिनिधि विधायिका होना चाहिए था। तो उसमें कुछ जनता के को विधायिका के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन उसमें जो विधायिका रखे गए थे वे जनप्रतिनिधि नहीं थे, वे जनता के द्वारा चुने हुए विधायिका नहीं रखे गए थे। तो इस प्रकार से जनता उस समय भी जो नियम कानून बनता था उसको यह नहीं समझता था कि यह नियम कानून हमारे द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से जनता के द्वारा यहाँ संसद भवन से नियम कानून का निर्माण किया जाता है, जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाता है, जनहित में नया नियम कानून बनाया जाता है। तो इसलिए हमें संसद की आवश्यकता पड़ती है। अगर संसद नहीं रहेगा तो ये हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वे कहाँ बैठेंगे एक जगह पर, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और इतने 543 सदस्यों को 545 सदस्यों को कहीं एक जगह पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये लोग आपस में एक जगह पर नहीं बैठेंगे तो समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक संसद भवन का निर्माण किया गया ताकि पूरे भारतवर्ष के वयस्क नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक स्थान पर बैठ करके और पूरा यानी 130 करोड़ भारतवासियों की समस्याओं का निराकरण करें। तो यहाँ अब यह समझ लिए हम लोग। तो अब संसद भवन के अंग कितने होते हैं, संसद भवन के अंग कितने होते हैं? तो संसद भवन के ऐसे जब अवयव पूछते हैं, ऑर्गेन पूछ कहते हैं, अंग कहते हैं, तो संसद भवन के
तीन ऑर्गन होते हैं, तीन अवयव होते हैं, तीन अंग होते हैं। सबसे पहला अवयव अंग क्या है? वो राष्ट्रपति होता है। दूसरा क्या होता है? लोकसभा होता है। तीसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है। क्योंकि किसी भी संसद भवन के द्वारा कोई भी कार्य पूरा करने के लिए तीनों सदनों से गुजरना पड़ता है। लोकसभा के बाद राज्यसभा, राज्यसभा के बाद जब राष्ट्रपति का अंतिम उस पर मुहर लग जाता है तो वह जनहित में उस नियम कानून को या किसी विधेयक को पारित समझा जाता है। अगर तीनों से मुहर नहीं लगता है तो वह पारित नहीं समझा जाता है। इसलिए संसद भवन के तीन ऑर्गन होते हैं, तीन अवयव होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों को मिलाकर के ही सफलतापूर्वक कोई भी कार्य संसद भवन करता है। अगर संसद भवन लोकसभा से पारित हो जाता है, राज्यसभा से पारित नहीं होगा तो राष्ट्रपति उस पर मुहर हस्ताक्षर नहीं। इसलिए किसका ज़्यादा महत्व है, किसका कम महत्व है, यह कहना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे हमारे 5 अंगुली होते हैं, किस अंगुली का ज़्यादा महत्व है, किसका कम महत्व है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। 5 अंगुली मिल करके ही क्या बनता है? पंजा बनता है। इसलिए संसद भवन के 3 अवयव हैं और तीनों का बराबर महत्व है। अब हम समझेंगे कि राज्यसभा, राज्यसभा के बाद राज्यसभा के क्या है? लोकसभा के संबंध में समझ गए कि इसके 543 जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 545 के लोकसभा के सदस्य हैं। पुनः लोकसभा में भी एक सत्तारूढ़ दल होता है, एक सत्तारूढ़ दल होता है और एक विपक्षी दल होता है। सत्तारूढ़ दल जिसका 545 में 2/3 यानी 277, 76 जिसका हो जाता है वह सरकार बनाने का दावा ठोकता है। यानी 2/3 बहुमत सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और जिसका बहुमत हो जाता है 2/3 वह सरकार बनाता है। शेष जो बाकी मेंबर सदस्य लोकसभा के रह जाते हैं वे आपस में बैठक करके और अपने बीच में एक वे विपक्षी दल कहलाते हैं और वे विपक्षी दल अपने में से एक नेता लीडर भी चुनते हैं। जो सरकार बनाते हैं वे भी अपने बीच से एक मुखिया का चुनाव करते हैं जो होता है प्रधानमंत्री कहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनता है और वह काफ़ी शक्तिशाली होता है। वह स्वयं अपना मंत्रिमंडल का गठन करता है। तो ये आपका लोकसभा है। लोकसभा के कार्य के संबंध में अभी आपको नहीं बताएंगे रहे, आगे आपको बताएंगे। अब इसके बाद लोकसभा के बारे में आपको जानकारी हो गया। अब पुनः हम आपको राज्यसभा के बारे में बता रहे हैं। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा भी एक जनप्रतिनिधि सभा ही है प्रत्येक राज्य के। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है? जनता के, भारत के वयस्क नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। लेकिन प्रत्येक 5 वर्षों के बाद लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन कोई भी देश, भारत का वयस्क नागरिक यह नहीं कह सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव में हमें मत देने जाना है, मतदान करना है। इसलिए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के वयस्क नागरिकों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये जनता, भारत के वयस्क नागरिकों के द्वारा न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा होता है। क्यों अप्रत्यक्ष रूप से होता है? क्योंकि जिस जनप्रतिनिधि को विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्यों को जनता के द्वारा चुना जाता है वे जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य और वे राज्यसभा के
सदस्यों का चुनाव करते हैं। उनके चुनाव में मतदान करते हैं, यानी प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य अपने मतदान के द्वारा, मत के द्वारा विधान राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं 245। लेकिन 245 में 12 सदस्य जो होते हैं वो चुने हुए नहीं होते हैं। वे 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं। वे मनोनीत सदस्य कैसे होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। वे राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। वे विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ का अर्थ होता है विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। तो भारत को ऐसे व्यक्ति को जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या राजनीति के संबंध में या किसी अन्य विषयों के संबंध में जो विशेष ज्ञान रखता है, वैसे व्यक्तियों को राज्यसभा का मेंबर सदस्य चुन करके रखा जाता है। और वे कौन रखते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। आपको उदाहरण के तौर पर बतला रहा हूँ थोड़ा सा कि जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय उनके विपक्ष में उनके साथ हमेशा उनके ही निर्वाचन क्षेत्र से राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ा करते थे। हमेशा राम मनोहर लोहिया चुनाव हार जाते थे, लेकिन हारने के बावजूद भी नेहरू जी जब सरकार का गठन करते थे तो एक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में या पुनः लोकसभा में जो दो मनोनीत सदस्य के रूप में रहता है, उस मनोनीत सदस्य में के रूप में लोकसभा या राज्यसभा में राम मनोहर लोहिया को हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू रखते थे। उनका ऐसा कहना था कि इस प्रकार के ऐसे महान व्यक्ति को, इस प्रकार के विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को संसद भवन में रहना बहुत जरूरी है राष्ट्र हित में, क्योंकि कभी भी किसी प्रकार का विचार विमर्श या सरकार के द्वारा जो भी खामी होगा तो उसके संबंध में सही सुझाव कौन देगा। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा संसद भवन में राम मनोहर लोहिया को रखा करते थे। और पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि विपक्षी दल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? विपक्षी दल मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि सरकार की खामियों को उजागर कर सके। जैसे कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी जाओ, ठीक उसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहना था कि यदि सरकार का कुछ कमी होगा, कुछ गलती होगा, तो उसको विपक्षी मजबूत रहेगा तो आवाज़ उठाएगा। लेकिन आज के राजनीतिज्ञ ऐसा क्या मानते हैं कि विपक्षी को इतना कमजोर कर दीजिए ताकि हम मनमानी कार्य कर सके, विपक्षी किसी प्रकार का आवाज़ न उठा सके। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है, यानी हम मनमानी कार्य कर सके। पुनः इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी यानी हमेशा चुनाव, लोकसभा के चुनाव हारा करते थे, फिर भी भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को संसद भवन में मनोनीत सदस्य के रूप में हमेशा रखा करती थी। इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी विशेषज्ञ थे, विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे। और जब भी विदेश में भारत की तरफ से किसी को भेजना होता था तो इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को भेजती थी। और तो इस प्रकार से ये विपक्षी दल का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वह सरकार को सजग करता है, आगाह करता है, सतर्क करता है, जनहित में कार्य करने का ध्यान आकृष्ट करता है। तो इस प्रकार से ये लोकसभा के विपक्षी दल का भूमिका होता है। पुनः आपको यह बताने जा रहा हूँ कि राज्यसभा, तो राज्यसभा लोकसभा द्वारा यानी राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, ये 12 विशेषज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
भारत के जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं वह प्रतिनिधि चुनता है, सीधे भारत के आम नागरिक मतदान करके नहीं चुनते हैं। पुनः यह कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधि विशेषज्ञ को ही, वैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति को ही चुनते हैं। और इसीलिए कोई भी विधेयक जब लोकसभा से पारित हो जाता है, राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से जब विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है। जबकि कानूनन ऐसा नियम है कि कोई भी विधेयक जो लोकसभा से पारित हो जाता है उस विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 15 से 30 दिनों तक या 30 दिन से 60 दिन तक रोक सकता है। अगर इतना दिन के अंदर तक वह पुनः पारित करके वापस नहीं करता है तो स्वतः राज्यसभा से पारित से समझा जाता है। लेकिन अभी तक उदाहरण के तौर पर ऐसा नहीं देखा गया है कि जो विधेयक राज्यसभा से पारित हो जाता है, जो विधेयक राज्यसभा से अस्वीकृत हो जाता है, लोकसभा बलपूर्वक उसे पारित करवाया है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस प्रकार की कार्य होने पर विपक्षी दल जो है वो आवाज़ उठाता है कि यह सरकार जो है, यह गवर्नमेंट जो है वह एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, एक तानाशाही सरकार है। यह मनमानी करता है, जनता के हित के विरुद्ध कार्य करता है। तो इसके कारण कोई भी सत्तारूढ़ दल जो होता है लोकसभा का, वह राज्यसभा से अस्वीकृत विधेयक को पारित करने बल का प्रयोग करके पारित नहीं करवाता है। क्योंकि 5 वर्षों के बाद लोकसभा के सदस्यों को पुनः उसी जनता रूपी मालिक के पास जाना पड़ता है और जनता रूपी मालिक जो है उसका हिसाब किताब 5 वर्षों के कार्यों का निरीक्षण करता है। तो इसके भय से लोकसभा के द्वारा इस प्रकार का कार्य, मनमानी कार्य, तानाशाही का कार्य नहीं किया जाता है। तो राज्यसभा से पारित होने पर पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास पारित होने के बाद यानी वह विधेयक पारित समझा जाता है। तो इस प्रकार से हमें संसद की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर खास करके लोकतांत्रिक देश है, वहीं गैर लोकतांत्रिक देश में संसद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुनः आगे अब एक प्रश्न है, कौन होता है और उसका चुनाव कैसे होता। अब आगे हम लोग देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब विधायक कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है। जैसे पूरे भारतवर्ष में यानी संघीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। भारतवर्ष को में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है।
संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। वह शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, एक केंद्र सरकार जो होता है, जिसे हम लोग संसद भवन में वे लोग बैठते हैं। ये लोग कहाँ बैठते हैं, संसद भवन में, एक केंद्र सरकार। दूसरा, प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार होता है, ये लोग कहाँ बैठते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में बैठते हैं। ये संपूर्ण भारत। इसके अलावा अतिरिक्त प्रत्येक स्वायत्त यानी क्षेत्रीय शासन पर, जैसे पंचायत स्तरीय, जिला स्तरीय इकाई में बांट करके यानी बांट दिया गया है। और ये प्रत्येक राज्य को प्रत्येक जिला स्तरीय जो चुनाव होता है, पंचायत स्तरीय जो चुनाव होता है, इस चुनाव में सभी लोगों को लिखित रूप से कुछ न अधिकार प्रदान किया गया है। इस लिखित रूप से जो अधिकार प्रदान किया गया है, उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये संघात्मक शासन प्रणाली है। तो पहले हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसलिए भारत के संविधान में यानी 3 सूची बनाया गया है। भारत के संविधान में क्या है, 3 सूची बनाया गया है। एक सूची को क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। पहला सूची क्या है, संघ सूची। तो अब हम लोग पहले यह समझ लेंगे कि संघ सूची क्या होता है। संघ सूची जो है वो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार का कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, किस किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना है, इन सारी चीज़ों का यानी अधिकारों का वर्णन किया गया है। उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही उनको कार्य करना पड़ता है। एक दूसरा है, एक राज्य सूची होता है। राज्य सूची में प्रत्येक राज्य सरकार का भी कुछ अपने राज्य के जनता के हित में विकास करने के उद्देश्य से यानी कुछ अधिकार प्रदान किया गया है। उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यानी वे कार्य करते हैं। इसका विवरण जो है वह राज्य सूची में है। तीसरा है, एक समवर्ती सूची होता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वे अधिकार आते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त होता है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है और राज्य सरकार को भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे हम लोग एक उदाहरण के रूप में समझ लेंगे कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वही कानून यदि केंद्र सरकार बनाती है तो पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। अगर राज्य सरकार बनाती है तो एक ही राज्य में, एक ही स्टेट में लागू होगा। दूसरा, आपको उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि जैसे अपने राज्य के विकास, अपने राज्य के जनता के हित को ख्याल में रखते हुए अगर कुछ नियम कानून बनाने का अधिकार जरूरत पड़ता है तो राज्य सरकार बना सकती है। जैसे पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व में यानी पहले कानून एक बनाए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वो क्या था, यानी शराबबंदी का कानून। तो यह शराबबंदी का कानून केवल बिहार में लागू है, न कि संपूर्ण भारत में। लेकिन अगर इसी प्रकार का नियम कानून अगर केंद्र सरकार के साथ बनाया जाता है तो वह संपूर्ण भारत में लागू होगा। तो इस प्रकार से इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक राज्य सूची या जिला स्तरीय जो निकाय है, संस्था है, वो क्या है, एक अधीनस्थ संस्था है। प्रत्येक क्षेत्र में इन्हें कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लिखित रूप में जो संविधान में दिया गया है उसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य कर सकते हैं। जैसे इसलिए ये अधीनस्थ है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो किसी के अधीनस्थ नहीं है, वो स्वतंत्र है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को यानी अनुशासनहीनता के आरोप में, कानून के उल्लंघन के आरोप में, विधि व्यवस्था सुचारू रूप से अगर नहीं चल रहा है तो उसके आरोप में
केंद्र सरकार राज्य सरकार को कभी भी बर्खास्त कर सकती है। इसके जांच करने के लिए, राज्य सरकार के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार का एजेंट प्रत्येक राज्य में होता है। केंद्र सरकार का एजेंट प्रत्येक राज्य में होता है, जिसको उस एजेंट का मतलब होता है कार्यवाहक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? राज्यपाल कहते हैं। वह राज्यपाल जो होता है वह जनप्रतिनिधि नहीं होता है, वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता है। वह केंद्र सरकार जो है उस व्यक्ति को मनोनीत करके अपने राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त करता है। और वह राज्यपाल जो है वह एजेंट हम इसलिए कहे कार्यवाहक, इसलिए कि 24 घंटा में 3 बार जो है राज्य के विधि व्यवस्था के संबंध में वह सूचना केंद्र सरकार को देने का कार्य करता है। अगर इस प्रकार का रिपोर्ट अगर राज्य सरकार राज्यपाल लगाते रहे बराबर कि विधि व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, जनहित के विरुद्ध कार्य हो रहा है, खून खराबा हिंसा हो रहा है, सरकार नियंत्रित करने में कमजोर पड़ रही है, तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार को केंद्र सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे करके हम लोग सुनेंगे कि जैसे भारत चाइना से युद्ध करेगा, भारत चाइना से युद्ध करेगा, तो इस प्रकार के आदेश कौन करेगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री या दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अगर युद्ध करने के लिए अगर कह देंगे तो क्या भारत चाइना से युद्ध लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री का नहीं है, यह अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार का है। लेकिन अगर भारत का मुखिया, भारत का प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार का घोषणा करता है कि चाइना से युद्ध होगा तो युद्ध शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से एक अधिकार क्षेत्रों में बांट दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से विधायक कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, राज्य को, प्रत्येक राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक राज्य को, पूरा बिहार को या प्रत्येक स्टेट को एक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। और उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक एक प्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं और वे प्रतिनिधि भारत के वयस्क नागरिकों के द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा उनका मतदान होता है। जिसके पक्ष में ज़्यादा मतदान होता है वे उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं और जीत करके वे विधानसभा में जाते हैं, यानी राज्य का सरकार गठन करने, सरकार बनाने में, विकास करने में सहयोग करने का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग विधायक या एमएलए भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ लिए, इसको भी आप अपने घर से फेयर के कॉपी पर बनाना है और पुनः आगे पढ़ना है। आगे है जैसे दूसरा याद करेंगे, संसद के कितने अंग होते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन भाई? लोकसभा, 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 राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। अगर इसी में पूछा जाता है संसद के सदन, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सदन
सदन 2 होते हैं। कौन कौन भाई? और लोकसभा, संसद के सदन लोकसभा, और राज्यसभा। इस प्रकार से इसको हम लोग फेयर पर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है संसद क्या है? हमें संसद क्यों जरूरी तो इसके बारे में भी आपको बताया गया है। ये आपको याद करना है, लिख करके इसको भी याद कर। इसके बारे में भी आपको बता दिए हैं कि क्वेश्चन को लिख करके फेयर कॉपी पर अपने स्वयं घर में लिख करके अभ्यास करना है। आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। थैंक्स।